विद्यार्थियों नमस्कार। हिस्ट्री बाय डॉक्टर राजेंद्र जे मानसिंह ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आज आपसे बात करने वाला हूं आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में। विद्यार्थियों, आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन की इससे पूर्व की कक्षाओं के अंतर्गत मैंने आपसे विविध विषयों पर बात की थी और अध्ययन की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे बात करूंगा ब्रिटिश पैरामाउंसी। विद्यार्थियों, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि पैरामाउंसी क्या है। विद्यार्थियों, पैरामाउंसी एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सर्वोच्चता। यह एक ऐसा वैचारिक शब्द है जो हिंदुस्तान में शासन करने वाली ब्रिटिश सरकार और देशी रियासतों के आपसी संबंधों को परिभाषित करता है। पैरामाउंसी सर्वोच्चता एक ऐसी वैचारिक अवधारणा है जिसके माध्यम से देशी रियासतों को ब्रिटिश सरकार के आदेशों की पालना करनी पड़ती थी और यह तय करना पड़ता था कि वो किन शक्तियों का उपभोग करेगी। पैरामाउंसी या सर्वोच्चता की अवधारणा के अंतर्गत देशी रियासतों को उन्हीं शक्तियों के प्रयोग की अनुमति थी जो कि उन्हें ब्रिटिश सरकार से प्राप्त होती थी। तो कहने का मतलब ये है कि पैरामाउंसी या सर्वोच्चता एक ऐसी अवधारणा है जो शासक और शासितों के आपसी संबंध को दर्शाती है, उन नियमों और उन सिद्धांतों और कानूनों की बात करती है जिसके द्वारा देशी रियासतें ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों का पालन करेगी और अपनी रियासतों का प्रबंधन करेगी। विद्यार्थियों, इस बारे में ली वार्नर ने अपनी पुस्तक भारतीय देशी रियासतें, उसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार और भारतीय राज्यों और देशी रियासतों के आपसी संबंधों का उल्लेख 3 भागों में किया है। पहले भाग के अंतर्गत विद्यार्थियों ली वार्नर ने 1757 से 1813 की नीति का उल्लेख किया और ये बताया है कि उस दौर में ब्रिटिश सरकार की भारतीय राज्यों के साथ किस प्रकार की नीति थी। विद्यार्थियों, ये एक ऐसी नीति थी जिसे रिंग फेंस की नीति कहते हैं, सुरक्षित घेरे की नीति कहते हैं। और इस नीति की खासियत ये थी कि इस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, चूँकि 1858 तक हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत थी, तो इस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने देशी रियासतों के साथ जो भी संधियाँ की उनमें से कुछ एक अफवाद को छोड़कर, बेसिकली मैसूर को छोड़कर बाकी रियासतों के साथ जो भी संधि की गई वो समानता के आधार पर की गई। दूसरा, इस दौर में कंपनी की नीति देशी रियासतों के बारे में, भारतीय राज्यों के बारे में ये रही कि जहाँ तक हो सके कम से कम हस्तक्षेप, सीमित हस्तक्षेप की नीति बरकरार रखी जाए और अलगाव की नीति रखी जाए और साथ ही साथ उन रियासतों के आंतरिक मामलों में, प्रशासन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाए। जैसे कि विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 में अवध के साथ जो संधि की गई वो इसी प्रकार की समानता पर की गई संधि थी और अंग्रेजों की रिंग फेंस की नीति, सुरक्षित घेरे की नीति का एक बेहतरीन उदाहरण थी। इसमें अंग्रेजों ने अवध को एक बफर स्टेट के रूप में देखा, एक सुरक्षित घेरे के रूप में देखा, जो बंगाल को मराठों के हमलों से बचाने के लिए एक मध्यम बिंदु का काम करता था, मध्यस्थ बिंदु का काम करता था। तो इस प्रकार की रियासतें, जैसे कि उन्होंने कर्नाटक को मैसूर के हमलों के खिलाफ एक बफर स्टेट के रूप में देखा। और इस दौर में विद्यार्थियों, हम ये देख रहे हैं कि सहायक संधि प्रणाली की भी शुरुआत की गई जिसके माध्यम से कंपनी ने उन देशी रियासतों पर उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया, समानता के आधार पर संधि की, लेकिन सहायक संधि के द्वारा उनके ऊपर अपना नियंत्रण कायम किया और इसके अंतर्गत उन रियासतों से पैसा वसूल किया गया और सेना रखी गई उनकी सुरक्षा के लिए। ज़्यादातर मामलों में ये सेनाएं स्टेट की सीमाओं पर रखी गई थी और कई बार ये सेनाएं अंदर भी आ गई थी। तो सामान्य तौर पर जो रिंग फेंस की नीति है, और ये मोटे तौर पर 1757 से 1813 तक चलती रही, विस्तार से आगे की कक्षा में विवेचन करेंगे। विद्यार्थियों, इसके बाद 1813 से 1858 के बीच में कंपनी ने अधीनस्थ अलगाव की नीति का अनुसरण किया, सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, जो 1858 तक चलता रहा। और 1858 के बाद 1919 तक मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट के सुधारों तक कंपनी क्या ब्रिटिश सरकार ने एक्चुअली 1858 में कंपनी का राज समाप्त हो गया था और 1858 के बाद 1858 से 1819 तक जो नीति ब्रिटिश सरकार ने अपनाई वह नीति कहलाती थी अधीनस्थ
संघ की नीति। तो ये 3 नीतियों का लिवॉर्नर ने अपने ग्रंथ भारतीय देसी रियासतों में उल्लेख किया है। तो आइए विद्यार्थियों, इस कक्षा में हम इन सब चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हम तीनों कालखंडों को समझें। हमें हिंदुस्तान में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज्य के कुछ बुनियादी तथ्यों को देखना पड़ेगा। विद्यार्थियों, इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज्य कायम होने के बाद एक प्रकार की राजनीतिक एकता कायम होगी। लेकिन गहराई से विश्लेषण किया जाए तो हम ये पाएंगे कि यह राजनीतिक एकता पूरी तरीके से कायम नहीं हो पाई थी और हम भारत में ब्रिटिश शासन के दो बुनियादी स्वरूपों को, दो अलग अलग प्रकृति को देखते हैं। विद्यार्थियों, हमें उस दौर में दो प्रकार के भारत नजर आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि एक था ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया का मतलब ये है कि वो इलाके जो ब्रिटिश सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में थे और जिनका सीधा और प्रत्यक्ष प्रशासन अंग्रेजों के हाथ में था। और दूसरा विद्यार्थियों था भारतीय भारत, इंडियन इंडिया, और एक था ब्रिटिश इंडिया। इंडियन इंडिया का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि वे रियासतें जो भले ही अंग्रेजों के डायरेक्ट नियंत्रण में नहीं थी, जो भले ही अंग्रेजों के इनडायरेक्ट कंट्रोल में थी, लेकिन अपने आंतरिक मामलों और प्रशासन के मामलों में काफ़ी हद तक वो स्वायत्त थी और शासन और काफ़ी हद तक स्वतंत्र भी थी, ऑटोनोमस थी। क्योंकि 1858 की जो महारानी विक्टोरिया की घोषणा थी, उस घोषणा के द्वारा ये तय किया गया कि अब सरकार किसी भी प्रकार से देसी रियासतों पर अधिकार करने की नीति, उनको हड़पने की नीति नहीं अपनाएगी और उनको उनके मामलों में फ्री रखा जाएगा। तो 1858 की महारानी की घोषणा के परिणाम स्वरूप हम ये देख रहे हैं कि दो प्रकार का भारत हमें नजर में आ रहा है। एक तो ब्रिटिश भारत और दूसरा देसी रियासतों का भारत। और गवर्नर जनरल, जो 1858 से पहले गवर्नर जनरल कहलाता था, गवर्नर जनरल अब दो भूमिकाओं में काम कर रहा है। जब वो ब्रिटिश भारत के मामलों को डील कर रहा है तो वो गवर्नर जनरल कहला रहा है, लेकिन जब वो ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय भारत, इंडियन इंडिया यानी देसी रियासतों के भारत के साथ बात कर रहा है तो वो वायसराय कहला रहा है। तो दो भूमिकाओं में अलग अलग तरीके से वो काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसको देसी रियासतों के साथ व्यवहार करते समय, या हम एक शब्द में कहें कि सर्वोच्चता, ब्रिटिश पैरामाउंसी को लागू करते वक्त बड़ी सावधानी से उसको काम लेना पड़ता था। तो विद्यार्थियों, सर्वोच्चता या सर्वोच्च सत्ता या ब्रिटिश पैरामाउंसी की जो अवधारणा है, यह डिपेंड करती रही बहुत सारी बातों के ऊपर। यह डिपेंड करती थी ब्रिटिश सरकार की नीतियों पर, यह डिपेंड करती थी गवर्नर जनरल्स के एटीट्यूड्स पर, गवर्नर जनरल के व्यवहार पर, यह डिपेंड करती थी परिस्थितियों के आधार पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब लिवॉर्नर रिंग फेंस की नीति का अनुकरण कर रहे उल्लेख करते, तो वो बताते कि मोटे तौर पर, अधिकांशतः या सामान्य तौर पर कंपनी ने देसी रियासतों के साथ जो संधियाँ की वो समानता की नीति भी थी। लेकिन इसके बावजूद हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं जबकि इस नीति का परित्याग किया गया। जैसे कि हम खुद वॉरेन हेस्टिंग, जो कि इस नीति का जन्मदाता माना जाता है, उसके खुद के मामले में हम देख रहे हैं। जब वो बनारस के राजा चेत सिंह के साथ डील कर रहा है तो वो इस नीति का त्याग कर रहा है। जब अवध की बेगमों के साथ व्यवहार की बात है, रूडली व्यवहार किया गया, तो उसमें इस नीति का परित्याग हमें देखने को मिल रहा है। जब 1790 में टीपू सुल्तान के साथ जो संधि की गई ब्रिटिश सरकार ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उस संधि में भी इस नीति का त्याग किया गया, क्योंकि उन्होंने टीपू के आधे राज्य पर अधिकार कर लिया। और जब वेलेज़ली ने 1799 में जो हमला हुआ टीपू सुल्तान के ऊपर, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कहलाता है, तो उस युद्ध में तो इस नीति का हमें पूरी तरीके से त्याग हमें देखने को मिलता। तो कहने का मतलब ये कि विद्यार्थियों, ये नीति काफ़ी हद तक सैद्धांतिक भी रही और व्यावहारिक तौर पे काफ़ी हद तक गवर्नर जनरल्स ने इस नीति को अपने अपने व्यवहार के आधार पर और तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर इसका अनुमान लगाकर इसको लागू करने की कोशिश की। तो विद्यार्थियों, इससे आगे की कक्षा में मैं आपसे इन तीनों पॉलिसीज के बारे में, यानी देसी रियासतों का
भारतीय भारत का अंग्रेजों के साथ जो संबंध था वो किस प्रकार से रहा, 1757 से लेकर 1919 तक की नीति का हम पूरा मूल्यांकन करेंगे। अभी मैंने आपको कुछ बातें बताने की कोशिश की। जय हिंद, जय भारत।